दिस इज़ व्हाट हैपन जब आप अपनी टीम को एवेल्युएट करते हो रिजल्ट से, बजाय इसके देखने के कि हाउ यू हैव अचीव्ड इट। आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से, इंडिविजुअल क्वालिटी से, लक से शायद आप शॉर्ट टर्म सक्सेस तो आप अचीव कर लो, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता। मतलब हाउ एम्बैरेसिंग इट इज़ कि आपके जो आर्च राइवल्स हैं वो आपके स्टेडियम में आके आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 गोल्स आपके अगेंस्ट स्कोर करके जा रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री आपके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एफसी बार्सिलोना की टीम थी, ये टीम में सारे ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। इस टीम में इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे जो कि अपना पहला क्लासिको खेल रहे थे। 16-16, 17-17 साल के लड़के थे जो कि अपना पहला क्लासिको खेल रहे थे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो दिस वाज द टीम जो कि आपकी बेस्ट टीम थी लास्ट 5-6 सालों की, और वो आपको इस तरीके से एम्बैरेसमेंट देखने को मिली। अब थिंग इज कि कार्लो एंजेलोटी के अंदर जब चीज़ें वर्क नहीं करती तो वी गॉट डिस्ट्रॉयड, वी गॉट ह्यूमिलिएटेड, स्पेशली अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। और जब चीज़ें वर्क करती हैं तो हम बेरली जीत पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि कार्लो को ही सिर्फ ब्लेम करना चाहिए, यहाँ पे प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए। प्लेयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल्स, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये अपनी टीम के लीडर्स हैं। नेचुरल टीम में जब वो जाके खेलते हैं तो वो लीडर्स हैं। हर पोजीशन में आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। इससे बेटर टीम आपके पास नहीं हो सकती, स्पेशली अटैक और मिडफील्ड में। अगर इससे बेटर टीम आप मुझे कहो कि कोई टीम हो सकती है या कोई बना सकता है, तो आई वुड डिसएग्री विद दैट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि प्लेयर्स नहीं ले रहे। अब ऐसा नहीं है कि कार्लो एंजेलोटी को ब्लेम नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, जो एफसी बार्सिलोना जो हाईलैंड फुटबॉल खेल रही थी, उस ट्रैक में हम हमेशा फंस रहे थे। डिस्पाइट स्पीड वाइज अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि एम्बापे और विनीशियस के अलावा कोई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि उनको स्पीड में चैलेंज कर सकें। उसके बावजूद भी आप ऑफसाइड ट्रैप में हमेशा फंस रहे थे। अब थिंग इज कि अगर आप ऑफसाइड ट्रैप पे फंस रहे थे तो ट्रेनिंग सेशन में आपने किस चीज़ पे काम किया था? क्या टेक्टिकल एक्सपेक्ट्स पे आपने काम किया था? क्योंकि हैंसी फ्लिक की तो ये फिलॉसफी हम पूरे सीजन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो हाई लाइन ऑफसाइड ट्रैप बना के दे रहे हैं पूरे सीजन। अब लोलन की हम परफॉर्मेंस की अगर आप यहाँ पे बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी ऑनेस्टली। क्योंकि इफ़ यू आर अ वन क्लास गोलकीपर, इफ़ यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट टीपो कोर्तवा, तो जो वो गोल उसने यमान वाला किसको कंसीड किया था नियर पोस्ट पे, तो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स वो गोल कंसीड नहीं करते। ही शुड हैव डन बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोलन की वजह से आ रहे, बट ही वॉज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इस रियल मैड्रिड की टीम में कोई सिस्टम ही हमें देखने को नहीं मिलता। हर वीक हमें एक नई फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हर वीक हर प्लेयर एक नई पोजीशन पे खेल रहा होता है, और फिर जब वो प्लेयर उस पोजीशन में खेलता है तो नेक्स्ट वीक वो फॉर्मेशन, वो पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि प्लेयर्स किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे एक नई फॉर्मेशन को, एक नई पोजीशन को। अगर आप आज के गेम में जूड बेलिंगम को देखो तो जूड बेलिंगम राइट साइड पे खेल रहा था, एडवार्डो कमाविंगा लेफ्ट साइड पे खेल रहा था। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो ना जूड बेलिंगम के साथ कि राइट साइड पे आप उसको खिला रहे हो, भाई ये एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दो खुदा की वास्ते। जूड बेलिंगम को आपने खिलाया हुआ है कि आप रफीनिया को भी देखो, आप बैक ट्रैक भी करो। आपने उसका क्या रोल है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एडवार्डो कमाविंगा लेफ्ट साइड पे खेल रहा था और आपने चुआमेंडी और कमाविंगा को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। मेरे ख्याल से दे वर प्लेइंग अ लॉट बेटर देन फेडे एंड जूड बेलिंगम। अगर मुझे किसी दो प्लेयर्स को उस टाइम सब्स्टिट्यूट करना था तो मैं यहाँ पे करता जूड बेलिंगम और फेडे वैल्वर्डे को, क्योंकि जिस तरीके का गेम उन दोनों ने खेला, स्पेशली जूड बेलिंगम की तो चलो आउट ऑफ पोजीशन पे वो खेल रहा था, राइट विंग पे वो खेल रहा था, बट फेडे वैल्वर्डे की परफॉर्मेंस शैम्बोलिक परफॉर्मेंस थी। फर्स्ट हाफ की अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आई थिंक फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट बैड कि मैं कहूँ कि सेकेंड हाफ में हम आके 4 गोल कंसीड करेंगे। एंड ऑनेस्टली किलियन एम्बापे, ब्रदर, यू गॉट टू डू बेटर भाई। If you want to play for Real Madrid, this is not PSG. You have to up your level. You have to take the responsibility. मतलब फर्स्ट हाफ में आप देखो कि एम्बापे कैलिबर जैसा प्लेयर हर दफ़ा ऑफसाइड हो रहा है। 7-8 दफ़ा वो फर्स्ट हाफ में ऑफसाइड हुआ। मतलब आपको अब आके ये भी मैनेजर बताए कि आपने ऑन साइड किस तरीके से रहना है।
शैम्बोलिक परफॉर्मेंस थी भाई किलियन एम्बापे की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग किलियन एम्बापे को अगर आप देखो तो 2-3 1v1 चांसेस मिले जहाँ पे वो स्कोर नहीं कर सके। एंड ऑनेस्टली इज नॉट लुकिंग किलियन एम्बापे यूज्ड टू बी। उसको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भाई किसी को भी कोई भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैं बारहा कहता हूँ, विनीशियस के अलावा 1-2 प्लेयर्स के अलावा कोई भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अटैक में। जबकि आप देख रहे हो आपके पास ऑप्शंस हैं। किलियन एम्बापे अगर नहीं कर रहा था, अगर अच्छा नहीं खेल रहा था, तो भाई हु इज़ द बॉस? यहाँ पे कौन आके कौन करेगा कि कौन आके डिसीजन लेगा कि किलियन एम्बापे को करते आप बेंच? आप उसको दिखाते हैं कि भाई यू आर नॉट प्लेइंग गुड, हमारे पास बेंच पे प्लेयर्स हैं, वी गॉट अर्दा, वी गॉट एंड्रिक, और अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो फिर आप बेंच भी होगे। अब एंड्रिक की मुझे समझ नहीं आती कि एंड्रिक को आपने सब्स्टिट्यूट क्यों कर दिया, जबकि आप देख रहे हो कि आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है गोल स्कोर करने में। आपने हर फॉर्मेशन खिला के देख ली, लेकिन आप ना एंड्रिक को मिनट्स दे रहे हो, ना आप अर्दा को मिनट्स दे रहे हो। ऑनेस्टली इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि अर्दा गुलेर जैसे प्लेयर को आपने हर फॉर्मेशन ट्राई करके देख ली, लेकिन आप अर्दा को चांस नहीं दे रहे। आई डोंट नो कि आपके साथ क्या मसला है उसका। अब क्या ऐसा कर दिया अर्दा ने कि अर्दा आपकी फॉर्मेशन में, आपके लाइनअप में है ही नहीं, उसको मिनट्स ही नहीं मिल रहे। दिस इज एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। और जहाँ तक बात है किलियन एम्बापे की, तो किलियन एम्बापे तब तक बेहतर नहीं होगा, तब तक ही विल नॉट फायर ऑन द सिलेंडर्स, जब तक उसको खुद को ये ना लगे कि भाई आई एम नॉट प्लेइंग गुड, जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी। उसको खुद को रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई मैं अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहा। और आपको भी ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर एम्बापे नहीं खेल रहा तो आप एम्बापे को एटलीस्ट 60th मिनट पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मेक द ब्रेव कॉल्स भाई, एंड वी विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। बाकी यार जहाँ तक गोल कंसीड करने की बात है, तो आप देखो जो पहला गोल जो हमने कंसीड किया था, उस पर जो आपके दोनों फुल बैक्स थे, वो दोनों फुल बैक्स वर स्लीप। फर्नैंड मेंडी को आप देख लो, और ये सेम गोल था जो हमने कंसीड किया था बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। बोरुसिया डॉर्टमुंड वाले गेम में आपके दोनों फुल बैक्स के दोनों गोल्स में मिस्टेक्स थी, और वो सेम मिस्टेक्स हमने की। एंड कहा है वो लोग जो कहते थे कि भाई फर्नैंड मेंडी को रिन्यूअल देना चाहिए, क्या फर्नैंड मेंडी को अब भी रिन्यूअल देना चाहिए? मतलब इतनी सेंस नहीं है आपके फुल बैक्स में कि अपने प्लेयर्स को किस तरीके से मार्क करना है। सेकेंड गोल जो लेवेंडोस्की ने स्कोर किया, लेवेंडोस्की वाज वाइड ओपन, कोई था ही नहीं लेवेंडोस्की के ऊपर, उसने आराम से आके गोल स्कोर कर दिया, और 2-0 हो गया बारसा का स्कोर। और ऑनेस्टली यार सेकेंड हाफ की अगर आप थोड़े से टैक्टिक्स देखो, तो सेकेंड हाफ में पता नहीं कि क्यों आपने सडनली डिसाइड किया कि आपको प्रेस करना है, और आपने प्रेस करने का जो डिसीजन लिया वो भी विदाउट चुआमेनी, विदाउट कमाविंगा। अनअंडरस्टैंडेबल है ऑनेस्टली मेरे लिए तो। और जहाँ तक बात है, तो ये अगर वो यूथलेस पेरेस जिसको मैं जानता हूँ ना, वजह से मैंने फ़ुटबॉल देखना स्टार्ट की थी, अगर मैं उस पेरेस की बात करूँ तो वो ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद सुबह होने का भी वेट नहीं करता था, और वो सेक कर देता था, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या हम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रही कि हम कौन सी फुटबॉल खेले जा रहे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। और भाई बिगअप्स टू FC बार्सिलोना, बिगअप्स टू एल्सी फ्लिक भाई, जिस तरीके से वो खिला रहे हैं अपने प्लेयर्स को, 16 साल की एकेडमी के लड़कों को, जिस तरीके से अमाल खेल रहे हैं। लेवेंडोस्की उसके 16 गोल्स ऑलरेडी हो गए ला लीगा में, अनरियल भाई, अनरियल परफॉर्मेंसेस। इनिगो मार्टिनेज आई थिंक अंडररेटेड, उसका जो रोल है फ्लिक की FC बार्सिलोना में। Congratulations by to FC Barcelona fans, and not acceptable honestly speaking, and I think we need to make decisions। और यहाँ पे भाई आपको डिसीजन देना पड़ेगा कि अब आपने what's next for you, क्योंकि अब अगर इस टीम के साथ भी रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, आई नो कि डिफेंसिवली अब इतना अच्छा नहीं है, बट अगेन ऑफेंसिवली भी कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा हमें, मिडफील्ड में भी कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। So I don't know man, I don't know what's going to happen, and you know it's embarrassing जिस तरीके का गेम था, pathetic गेम था, and I don't know what to say भाई। बाकी do let us know भाई about your comments, about your opinion in the comment section।
और congratulations once again to FC Barcelona fan, भाई you deserved it and enjoy your victory। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, until then peace out। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।